हेलो नमस्कार और आदाब तमाम दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ हूं आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर। आज मैं बात करूंगा कुछ ऐसी चीज के बारे में जिस पर अक्सर बात नहीं होती और मुझे वेब पर भी इसके बारे में ज्यादा मालूमात नहीं मिलती, न ही यूट्यूब वीडियोज में, लेकिन मुझे लगता है ये बहुत जरूरी चीज है। दरअसल ये जिंदगी का एक नाजुक पहलू है जिसे हम कभी कभी नजरअंदाज कर देते हैं या ज्योतिष और कुंडलियों के अध्ययन के जरिए उस पर उतना ध्यान नहीं देते। और ये है इस बारे में कि हम एक खास दशा अवधि में क्यों पैदा होते हैं। अब एक बात तो ये है कि हम ये भी सवाल करते हैं कि हम एक खास लग्न में क्यों पैदा होते हैं, मगर लग्न के बारे में बात यह है कि लग्न हर 2 घंटे में बदलता है, तो महज कुछ घंटे पहले या बाद में पैदा होने से लग्न बदल सकता है और लग्न के बदलाव के आधार पर जिंदगी के कुछ नतीजे भी अलग हो सकते हैं। हालांकि अलग लग्न में पैदा होने के बावजूद आपकी जन्म नक्षत्र लगभग 1 दिन तक वही रहता है। तो अगर चांद किसी दिन किसी नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है तो चांद उस नक्षत्र से अगले दिन ही निकलेगा या अगले नक्षत्र में जाएगा, वो भी 24 घंटे से ज्यादा के बाद। दरअसल करीबन 26.5 या उसके आसपास घंटों के बाद। तो आपके लग्न का बदलना आपके नक्षत्र पर कोई खास असर नहीं डालता। और चूंकि नक्षत्र बहुत जरूरी है, राशि बहुत जरूरी है, क्योंकि वही आपका नक्षत्र बनता है जो आपकी जिंदगी को राह दिखाता है, और उस नक्षत्र का स्वामी ही वो दशा तय करता है जिसमें आप पैदा होते हैं। और इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि लग्न जरूरी है, उसकी एक अलग व्याख्या है, मगर जिस नक्षत्र में आप पैदा होते हैं वो उतना ही जरूरी है, बल्कि शायद ज्यादा। दरअसल लग्न आपको जिंदगी का मकसद नहीं देता, मगर ये आपको जिंदगी के संकेत देता है, क्योंकि अगर आपकी लग्न राशि बदलती है तो हर भाव की राशियां बदल जाती हैं। फिर आपका उन भावों के मामलों में नजरिया भी बदलेगा, इस आधार पर कि उनमें कौन सी ऊर्जा है, चाहे वो अग्नि ऊर्जा हो, पृथ्वी ऊर्जा हो, वायु ऊर्जा हो या जल ऊर्जा हो। और अगर उसमें मिथुन राशि की ऊर्जा हो तो वो कन्या राशि की ऊर्जा से बहुत अलग होगी। हालांकि दोनों पर बुध का राज है और ये फर्क भी इस आधार पर है कि आप किस लग्न में पैदा हुए हैं। मगर जब आप किसी खास नक्षत्र में पैदा होते हैं, कुल 27 नक्षत्र हैं, जबकि राशियां सिर्फ 12 हैं, तो नक्षत्र की एक बहुत बारीक और अंतिम व्याख्या होती है। और इसीलिए नक्षत्र ही आपके व्यक्तित्व को आकार देने के लिए बहुत जरूरी है। और जिस दशा में हम पैदा होते हैं वो उस नक्षत्र से जुड़ी होती है जिसमें हमारे जन्म के वक्त चांद होता है, क्योंकि तब नक्षत्र स्वामी ही दशा बनता है जो पहली दशा होती है। मगर ऐसा क्यों है कि जब आप किसी खास नक्षत्र में पैदा होते हैं तो नक्षत्र स्वामी की दशा पहले नहीं होनी चाहिए, वो लग्न स्वामी की दशा हो सकती है। तो अगर आप मेष लग्न में पैदा हुए हैं मगर आपका नक्षत्र मसलन रेवती है जिसका स्वामी बुध है, यानी आपके जन्म के वक्त चांद रेवती नक्षत्र में है, तो आपकी पहली दशा बुध की नहीं बल्कि मंगल की होनी चाहिए, क्योंकि आप मेष लग्न में पैदा हुए हैं। हालांकि पहली दशा तब होती है जब आपका चांद रेवती नक्षत्र में हो, तो आपकी पहली दशा बुध की होती है। और ऐसा क्यों? क्योंकि ज्योतिष जानता है, कुंडली जानती है, हमारे ऋषिमुनि जानते थे कि नक्षत्र हमारी जिंदगी की बुनियादी कड़ी है, लग्न नहीं। हम ये क्यों कहते हैं? वजह यह है कि हम सब जानते हैं कि ग्रह अपनी दशा अवधि में सबसे ज्यादा सक्रिय होता है, और अगर कोई ग्रह अपनी दशा में सबसे ज्यादा सक्रिय है तो ऋषियों को मालूम था कि जन्म के वक्त सबसे ज्यादा सक्रिय ग्रह नक्षत्र स्वामी होता है। और क्योंकि नक्षत्र स्वामी सबसे ज्यादा सक्रिय होता है और इसलिए दशा, तो नक्षत्र स्वामी की विशेषताओं का जन्म के शुरुआती दौर पर सबसे ज्यादा असर होता है। क्योंकि आप किसी खास नक्षत्र में पैदा होते हैं तो नक्षत्र स्वामी सबसे ज्यादा सक्रिय होता है और इसलिए नक्षत्र स्वामी का असर आपकी जिंदगी पर आपके बढ़ते सालों में सबसे ज्यादा होता है। इसलिए दशा उस नक्षत्र से जुड़ी होती है जिसमें चांद है या चांद जिस नक्षत्र में है, और इसलिए वही दशा होती है जिसमें आप पैदा होते हैं। मगर इसका गहरा मतलब क्या है? मतलब साफ है।
हम जानते हैं कि हमारे पास बहुत सारे व्यक्तित्व मूल्यांकन हैं, MBTI है, एनिग्राम है और ऐसे और भी बहुत सारे व्यक्तित्व प्रोफाइल हैं जो हमारे पास हैं। देखिए कि राशियां हमें व्यक्तित्व प्रोफाइल के बारे में क्या बताती हैं। राशियां बताती हैं कि आप जिस भी व्यक्तित्व प्रोफाइल के साथ पैदा होते हैं वो आपके साथ जन्मजात होती है या हार्डवायर्ड होती है और इसलिए बाहरी वातावरण आपके व्यक्तित्व में बस उतना ही हिस्सा डाल सकता है। मिसाल के तौर पर एक ही माँ बाप की दो संतानें एक जैसे जीन्स के साथ, फिर भी आप पाएंगे कि एक बच्चा ज्यादा अंतर्मुखी है और दूसरा बच्चा बहुत बहिर्मुखी है। कभी कभी ये जुड़वा बच्चों के साथ भी होता है जो कुछ मिनटों के फासले से पैदा हुए हों। एक जुड़वा बहुत बहिर्मुखी मिलनसार होगा और उसका व्यक्तित्व अलग होगा, जबकि दूसरे जुड़वा का व्यक्तित्व अलग होगा। ऐसा क्यों होता है? क्या दोनों एक ही नक्षत्र में पैदा नहीं हुए क्योंकि चांद एक ही नक्षत्र में है? उनके पास क्योंकि चांद को नक्षत्र बदलने में करीब एक दिन लगता है, तो अगर नक्षत्र एक ही है तो फिर क्या होता है? वे इस तरह हार्डवायर्ड क्यों हैं? वजह यह है कि आप एक खास कर्म के साथ पैदा होते हैं, वो कर्म आप पर हावी होता है। तो किसी खास नक्षत्र में पैदा होने से नक्षत्र स्वामी को आपके शुरुआती सालों में आपके व्यक्तित्व को आकार देने का बहुत मौका मिलता है, मगर आपका बहुत सा हार्डवायरिंग पहले ही हो चुका होता है उस कर्म के जरिए जिसे आपको निभाना होता है। तो अगर आपका कर्म अंतर्मुखी की भूमिका निभाने का है तो वो कर्म आपको आकार देगा। हालांकि आपके व्यवहार के कर्माधारित आकार में अलग अलग परतें जुड़नी चाहिए जो आपके बुनियादी व्यवहार के ऊपर डाली जाती हैं, जो कर्म आपको दे रहा है। तो अगर आप जन्म से अंतर्मुखी हैं तो उस अंतर्मुखता में कुछ परतें और डाली जानी चाहिए और वो आपके पालन पोषण से डाली जाती हैं। तो अगर आप ऐसे घर में पैदा हुए जहां सब बहिर्मुखी थे और आपको बहुत हौसला मिला कि आप मिलनसार बने और सब, तो अपनी अंतर्मुखी फितरत के बावजूद आप लोगों के सामने बोलने का आत्मविश्वास पैदा कर सकते हैं। हालांकि आप ज्यादातर वक्त लोगों के सामने परफॉर्म करने या उनसे बात करने से बचेंगे, फिर भी आप में आत्मविश्वास होगा क्योंकि माहौल इतना सकारात्मक रहा है। तो माहौल आपकी जिंदगी के एक हिस्से को आकार देता है। मगर राशियां हमें ये भी बताती हैं कि वो माहौल जो आपको आकार देता है वो बचपन के सालों में होता है, यानी पहले 8-9 सालों में आपका व्यक्तित्व काफी हद तक बन जाता है और पूरी तरह हार्डवायर्ड हो जाता है। इसलिए हमारे साथ जो ज्यादातर काम होता है वो पहले शुरुआती 8-9 सालों में होता है। इसके बाद जो हार्डवायरिंग हमारे साथ पैदा हुई है, अंतर्मुखता या बहिर्मुखता, या जिज्ञासु होना या न होना, या सक्रिय होना या निष्क्रिय होना, उसे बाद में नहीं बदला जा सकता। और ये हार्डवायरिंग जो आपके साथ पैदा हुए कर्म पर आधारित है, नक्षत्र स्वामी द्वारा की जाती है और वो नक्षत्र स्वामी सिर्फ उस कर्म में परतें जोड़ने में मदद करता है जिसे आपको निभाना है। और इसलिए अगर आप पीछे जाएं और देखें कि आप किस दशा में पैदा हुए हैं और अगर आप दोबारा देखें कि दशा स्वामी ने आपको कैसे आकार दिया या दशा ने आपको कैसे आकार दिया, तो आपको दशा स्वामी के बहुत सारे गुण मिलेंगे जिन्होंने आपके व्यक्तित्व, आपके रवैये, आपके व्यवहार, आपके सिद्धांतों और मूल्यों को प्रभावित किया। भले ही माँ बाप ने सभी बच्चों को एक जैसे सिद्धांत और मूल्य दिए हों, फिर भी आप पाएंगे कि बच्चों के बीच सिद्धांत और मूल्य भी एक दूसरे से अलग होते हैं और ये आकार बेशक पालन पोषण और व्यवहार से बनता है। हालांकि पालन पोषण और व्यवहार, पालन पोषण लगभग एक जैसा ही होता है। बच्चे एक ही स्कूल में गए होंगे, एक ही स्कूल के मूल्यों के साथ, एक ही माँ बाप के साथ, हालांकि फिर भी वे अपने व्यक्तित्व के हिसाब से तय करते हैं कि क्या अपनाना है और क्या नहीं। आपका कर्म और नक्षत्र स्वामी द्वारा डाली गई परतें जो दशा स्वामी है, आपके व्यक्तित्व को बड़ी हद तक आकार देती हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपको कौन सा कर्म निभाना है और नक्षत्र स्वामी या दशा स्वामी हमें कौन सी परतें दे रहे हैं, क्योंकि आपको वो कर्म निभाना होता है। तो मिसाल के तौर पर अगर आप चांद की दशा में पैदा हुए हैं
और चांद अपनी ही राशि में हो तो आप पाएंगे कि शुरुआती दौर में आप भावनात्मक रूप से कैसा व्यवहार करते हैं, आपकी भावनाएं कैसे आकार लेती हैं, ये बड़ी हद तक आपके कर्म पर निर्भर करेगा। लेकिन घर के भावनात्मक माहौल पर भी, क्या वो सहायक है, क्या वो प्यार भरा है, क्या वो स्नेही है, आपके माँ बाप कितने सकारात्मक हैं, आपको कितना भावनात्मक सहारा मिलता है, कितनी गोद, गले लगना, मुस्कान, हंसी, कुछ राहत जो आपको माँ बाप से मिलती है, ये सब उस व्यक्तित्व में जुड़ता है जिसके साथ आप बड़े हुए। और इसलिए अगर एक बच्चा चांद की दशा अवधि में पैदा हुआ है तो बाद में स्थितियों पर उसकी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं इस आधार पर कि वो कैसे हार्डवायर्ड है और किस माहौल में पला बढ़ा है, उसके बाद के फैसलों को प्रभावित करेंगी। जो बुध की दशा में पैदा हुआ है वो विश्लेषण करेगा, चीजों को समझने और उनमें गहराई से जाने के लिए ज्यादा जिज्ञासु होगा, ज्यादा विश्लेषणात्मक रवैया रखेगा। जबकि चांद की दशा में पैदा हुआ व्यक्ति स्थितियों पर बहुत भावनात्मक तरीके से प्रतिक्रिया दे सकता है। केतु की दशा में पैदा हुआ व्यक्ति कभी कभी ऐसे परिवार में पैदा हो सकता है जहां चीजें थोड़ी मुश्किल से मिलती हैं, उस व्यक्ति को सब चीजें उपलब्ध नहीं होती। या वो किसी संपन्न परिवार में पैदा हो सकता है मगर केतु दशा में पैदा होने की वजह से उसे सांसारिक चीजों से लगाव नहीं होता, भौतिकवादी चीजों से लगाव नहीं होता, और इसलिए व्यक्तित्व का आकार उन शुरुआती सालों के आधार पर होगा। तो बच्चा भौतिकवादी चीजों का पीछा नहीं कर सकता मगर ऐसी चीजों का पीछा कर सकता है जो ज्यादा जिज्ञासा या दिलचस्पी की हो और जो आत्मा को भी ऊंचा उठाए, जो व्यक्ति को खुश करें और उस खुशी के जरिए आत्मा को ऊंचा उठाए। मगर ये कैसे सामने आता है? अगर आप टेनिस का खेल जानते हैं तो आप पाएंगे कि टेनिस में विशेषज्ञ बैठकर मैच का जायजा लेते हैं और वे समय समय पर वो गलतियां भी गिनाते हैं जो एक टेनिस खिलाड़ी जबरदस्ती करता है और वो गलतियां जो वो बिना जबरदस्ती करता है। जबरदस्ती की गलतियां वो गलतियां हैं जो विरोधी ने आपको एक खास तरह का शॉट खेलकर करने पर मजबूर किया है और आपको वो गलती करनी पड़ती है। मिसाल के तौर पर अगर वो गेंद को नेट के पास नीचे आपकी तरफ डालता है तो आप गेंद को वापस नेट के ऊपर नहीं डाल सकते और ज्यादातर वक्त आप गेंद को नेट में मार सकते हैं और अंक गंवा सकते हैं। ऐसी गलती एक जबरदस्ती की गलती है जहां आपकी पूरी कोशिश के बावजूद आप गेंद को विरोधी के कोर्ट में वापस नहीं डाल पाते। हालांकि बहुत सारी बिना जबरदस्ती की गलतियां हो सकती हैं। गेंद पास करने, विनिंग शॉट खेलने या स्मैश करने के बहुत मौके होते हैं मगर खिलाड़ी खुला कोर्ट होने के बावजूद गेंद को कोर्ट से बाहर मार सकता है और अंक गंवा सकता है। ऐसे शॉट्स को बिना जबरदस्ती की गलतियां कहते हैं। तो हमारी जिंदगी की शुरुआती आकार प्रक्रिया ये है कि हम वो जबरदस्ती की गलतियां करें और फिर भी हमें बिना जबरदस्ती की गलतियों से बचने के लिए काफी मौका दिया जाता है। बिना जबरदस्ती की गलतियां पूरी तरह आपके अपने करतूत हैं, आपके अपने चुनावों की वजह से हैं, आपके अपने फैसलों की वजह से हैं, इस आधार पर कि माहौल आपको कैसे प्रभावित करता है। और इसलिए आप पाएंगे कि टेनिस में जो खिलाड़ी कम बिना जबरदस्ती की गलतियां करते हैं वे ज्यादातर मैच जीतते हैं। इसी तरह जिंदगी में जो लोग कम बिना जबरदस्ती की गलतियां करते हैं वे अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से जीते हैं। और ये दोनों चीजों से मिलता है, आपके कर्म से और व्यक्तित्व की वो परतें जो दशा स्वामी आप में डालता है, क्योंकि हार्ड वायरिंग शुरुआती बचपन के सालों में होती है। तो आप एक खास दशा में पैदा होते हैं ताकि संबंधित दशा स्वामी आपके व्यक्तित्व की परतें डाल सके जिससे आप वो गलतियां करने पर मजबूर हों और फिर भी आपको उस क्षेत्र में बिना जबरदस्ती की गलतियां करने का काफी मौका दिया जाए जिस ओर दशा स्वामी आपको राह दिखाना चाहता है, क्योंकि आपको वो कर्म निभाना है जो इस जिंदगी में आपको निभाना है। तो इस जिंदगी में जो कर्म आप लेकर आए हैं उसका उस जिंदगी से बहुत गहरा नाता है जिसे आपको जीना है ताकि आप वो कर्म निभा सकें और अपना कर्म ऋण चुका सकें। और इसका उस दशा अवधि से बहुत गहरा नाता है जिसमें आप पैदा होते हैं।
क्योंकि दशा स्वामी आपके व्यक्तित्व को एक खास तरीके से आकार दे रहा है ताकि आप वो जबरदस्ती और बिना जबरदस्ती की गलतियां करके अपना कर्म और कर्म ऋण निभा सकें। मैं आपको हमारी जिंदगी से एक मिसाल देता हूँ। अब पश्चिम में हम जानते हैं कि कपल्स आमतौर पर महीनों कभी कभी सालों तक एक दूसरे को डेट करते हैं, जब तक कि आखिरकार लड़का प्रपोज नहीं करता और गर्लफ्रेंड उस प्रपोजल का इंतजार कर रही होती है और वो बहुत उत्साहित हो जाती है। लड़का भी एक सही दिन और वक्त चुनता है और इसलिए वो उसे प्रपोजल करता है, अंगूठी पेश करता है और अगर वो मान जाती है तो वे आगे बढ़ते हैं और शादी कर लेते हैं। मगर वे एक दूसरे को बहुत लंबे वक्त से जानते हैं, वे एक दूसरे को बहुत गहरे तरीकों से भी जानते हैं और फिर वे शादी करने का फैसला करते हैं। फिर भी पश्चिमी दुनिया में आज 50% से ज्यादा शादियां तलाक पर खत्म हो रही हैं। इसकी वजह क्या है? मगर पूर्वी तरफ खासकर उपमहाद्वीप में टूटी शादियों का अनुपात पश्चिम की तुलना में कम है, हालांकि हम भी उस ओर बढ़ रहे हैं। वजह यह है कि जब आप कुंडली मिलान करते हैं तो आप कपल या कपल के माँ बाप को ये चुनाव करने देते हैं कि वे किसी खास व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं या नहीं, इस आधार पर कि गुण मिलान के जरिए आपके जीवन के विभिन्न गुण कितने मैच करते हैं और कई और चीजें भी, जो चरित्र, दीर्घायु और बहुत सी दूसरी चीजें हैं। मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है। एक दिलचस्प बात, हालांकि कुंडली मिलान के बावजूद मैंने ये पाया है और कई दूसरे ज्योतिषी भी इस पर ध्यान देंगे कि जब अगर आपको अपने वैवाहिक जीवन में चुनौतियों का सामना करना है तो आप पाएंगे कि मिलान के लिए आने वाली ज्यादातर कुंडलियां भी दोनों कपल को चुनौतियों वाले नतीजे की ओर ले जाती हैं। मेरा क्या मतलब है? मेरे पास कई बार ऐसा हुआ कि लोग कुंडली मिलान के लिए मेरे पास आए और मेरे पास एक सज्जन आए जिनका 7वां भाव और 7वां स्वामी बहुत बुरी तरह पीड़ित था और उस आदमी की नवांशा भी बहुत बुरी तरह पीड़ित थी। और इसलिए जब वो कुंडली मिलान के लिए आते और वे ये भी जानते थे कि उन्हें ये चुनौतियां हैं, तो वे कुछ कुंडलियां या कुछ संभावित रिश्ते कुंडली मिलान के जरिए लेकर आते। और ज्यादातर वक्त मैंने पाया कि कई बार लड़की की कुंडली, लगभग पहली 6-7 कुंडलियां ऐसी लड़की की होती थीं जिनका 7वां भाव भी बहुत बुरी तरह पीड़ित था। वजह यह है कि उस आदमी को मुश्किलों की संभावना दी गई है क्योंकि उसे अपना कर्म निभाना है, उसे अपने जीवन साथी को कर्म ऋण चुकाना है, उसे वो अनुभव जीने हैं जो आत्मा ने चुने हैं। आत्मा वो अनुभव जीना चाहती है ताकि आत्मा उन अनुभवों के जरिए विकसित हो सके। तो जिंदगी के मकसद के अलावा जिंदगी का एक मकसद आत्मा को ऊंचा उठाना भी है। आत्मा सिर्फ आत्म साक्षात्कार से ऊंची उठती है। आत्म साक्षात्कार अनुभवों को जीने से आता है और सिर्फ उन अनुभवों को जीकर और फिर भी एक खास व्यवहार बनाए रखकर ही आप आत्मा को ऊंचा उठा पाते हैं। अगर आप ये अनुभव जीते हैं तो सीखते हैं, मगर अगर सही तरीके से नहीं सीखते, अगर काफी नहीं सीखते, अगर अपने रवैये और व्यवहार को सही नहीं कर पाते तो आप जिंदगी के चक्र में वापस आ जाते हैं और फिर आत्मा अलग अलग चरणों, अलग अलग लोकों से होकर ऊंची उठती है और आखिरकार मोक्ष प्राप्त करती है। तो आपका कर्म, एक खास कर्म तो जीना ही है, मगर आत्मा को ऊंचा उठाना भी है और आत्मा का ऊंचा उठना उन अनुभवों को जीने से होता है। तो अगर आपको अपने रिश्ते में कोई खास अनुभव जीना है तो अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप कुंडली मिलान के लिए जाते हैं तो आपको ऐसे ही तरह के साथी मिलेंगे। जिन लोगों को रिश्तों में 2, 3, 4 रिश्तों में मुश्किलें आती रही हैं, आप पाएंगे कि अपनी पूरी कोशिश के बावजूद वे या तो ऐसे ही तरह के साथियों से मिलते हैं जिनमें कोई रवैया या कोई व्यवहार या कोई गुण होता है जो इस व्यक्ति के लिए पूरी तरह नामंजूर है, या व्यक्ति खुद वही गलतियां करता रहता है जो उसने सोचा था कि पिछला रिश्ता टूटने पर वो नहीं करेगा। और इसलिए आप एक के बाद एक चुनौती और एक के बाद एक टूटा रिश्ता झेलते हैं और आखिरकार आप इतने निराश हो जाते हैं कि आप लगभग हार मान लेते हैं कि आपको अब कोई रिश्ता नहीं चाहिए। और ये इसलिए क्योंकि आपको वो कर्म निभाना है।
इसलिए जब आपको वो कर्म निभाना होता है तो आप पाएंगे कि मिलान के लिए ऐसी ही कुंडलियां आती रहती हैं। फिर किसी को बहुत बहुत सब्र रखना होता है और सही कुंडली का इंतजार करना होता है। जहां लड़की की कुंडलियां लड़के की कुंडली अगर आप औरत हैं के सातवें भाव में कोई दोष न हो और दूसरे गुण एक दूसरे के पूरक हों ताकि आपकी शादी लंबी चले। अगर आपको कुछ अनुभव जीने हैं तो अक्सर आपको ऐसे ही तरह के लोग मिलेंगे। इसलिए सब्र और कुंडली मिलान को समझदारी से इस्तेमाल करना जरूरी है और इसलिए आपको साथी चुनते वक्त सावधान रहने की जरूरत है। और इस तरह दशा अवधि आपको एक खास तरीके से व्यवहार करने, एक खास तरीके से काम करने, अपने रवैये को एक खास तरीके से बनाने पर मजबूर करेगी, जो फिर आपके रिश्तों को निभाने के तरीके को आकार देगी, आपके साथियों से निपटने के तरीके को आकार देगी, आपके सुपरवाइजरों और मैनेजरों से निपटने के तरीके को आकार देगी। इसलिए जिस दशा में आप पैदा होते हैं, जो आपके व्यक्तित्व को आकार दे रही है, जो कर्म में परतें डाल रही है, जो बिना जबरदस्ती की गलतियों का मौका दे रही है और जो जबरदस्ती की गलतियां आप जिंदगी में करेंगे, ये एक खास दशा में पैदा होने का सार है। तो आप इस बात को नहीं भूल सकते, क्योंकि अगर आप ये बात भूल गए कि दशा स्वामी क्या योगदान दे रहा है और आप एक खास दशा में क्यों पैदा हुए हैं, दशा स्वामी से कर्म ऋण का क्या नाता है, दशा स्वामी की स्थिति, दशा स्वामी आपकी कुंडली में कहाँ स्थित है, वो क्या दोष या क्या योग बना रहा है, तो आप बात नहीं समझ पाएंगे। तो जब आप किसी खास दशा में पैदा होते हैं तो दशा स्वामी की स्थिति और वो किस भाव में स्थित है और वो क्या कर रहा है, ये समझना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस दशा में आप पैदा होते हैं वो आपके रवैये को आकार दे रही है, ताकि बाद में जिंदगी में जब वो गतिविधियां या वो कर्म या वो स्थितियां आए तो वो शुरुआती आकार प्रक्रिया आपको एक खास तरीके से काम करने पर मजबूर करेगी। अगर आप बुध की दशा में पैदा होते हैं तो आप पाएंगे कि बाद में जिंदगी में जब आपको ज्यादा विश्लेषणात्मक फैसले लेने होते हैं तो बुध ने आपको शुरुआती बचपन के सालों में कैसे आकार दिया, उस कर्म पर बनाते हुए जिसे आपको निभाना है, ये तय करेगा कि आपके फैसले कैसे बनते हैं, आपने कितनी गलतियां की और कितनी बिना जबरदस्ती की गलतियां की। और आप पाएंगे कि अगर आप मान लीजिए बुध की दशा में पैदा हुए हैं तो बाद में जब भी आपको विश्लेषणात्मक फैसले लेने हो, गहराई से सोचे हुए फैसले लेने हो, संतुलित फैसले लेने हो, क्या चुनाव करने हैं, शुरुआती मूल्यों, व्यवहारों, आपके व्यक्तित्व को बुध दशा के शुरुआती सालों में कैसे विकसित किया गया, ये सब प्रभावित करेगा कि आप अपने फैसले कैसे लेते हैं। और ये सिर्फ बुध दशा में ही नहीं है, किसी भी ग्रह की दशा में। अगर आप सूर्य दशा में पैदा हुए हैं तो बाद में आप अधिकारियों से कैसे निपटते हैं, आप किस तरह की नेतृत्व क्षमता दिखाते हैं, आप चीजों के लिए आगे आने में कितना कदम उठाते हैं, बाद में जिंदगी में आप किस तरह के नेतृत्व वाले चुनाव करते हैं, आप कितने आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के साथ अपने चुनाव करते हैं, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि सूर्य ने आपके व्यवहार, आपके रवैये को शुरुआती बचपन के सालों में सूर्य दशा के दौरान कैसे आकार दिया। तो दशा स्वामी आपको एक खास तरीके से सोचने, एक खास तरीके से काम करने, एक खास तरीके से व्यवहार करने पर प्रेरित करेगा और वो जबरदस्ती की गलतियां कराएगा ताकि आप अपना कर्म निभा सकें और आपको बिना जबरदस्ती की गलतियां करने का काफी मौका देगा और आपकी जिंदगी को उससे अलग और समृद्ध बनाएगा जो आप डिफॉल्ट रूप से जी रहे हैं। आपको अपनी जिंदगी को डिजाइन के हिसाब से जीने का, अपने कर्म ऋण से अलग तरीके से डिजाइन करने का काफी मौका दिया जाता है। तो कर्म अपने हिस्से जरूर निभाएगा, मगर कर्म आपको अच्छे कर्म जोड़ने का भी मौका देता है और अच्छे कर्म के जरिए अपना कर्म ऋण चुकाने और उसे बराबर करने का भी। तो इसीलिए मन का आकार, आपके व्यवहार का आकार, आपके रवैये का आकार, आपके आसपास की घटनाओं का आकार जरूरी है। और इसलिए आप एक खास माँ बाप के भी होते हैं, क्योंकि माँ बाप भी व्यवहारों, उन सिद्धांतों को जोड़ते हैं जिन्हें आप अपने व्यवहार के हिस्से के रूप में अपनाएंगे, मगर सभी बच्चे एक जैसे मूल्यों और सिद्धांतों को नहीं अपनाएंगे।
तो आप कुछ माँ बाप के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि रिश्ते से जुड़े कर्म ऋण भी जरूरी हैं, मगर आपको अपनी जिंदगी जीने और कम बिना जबरदस्ती की गलतियां करने का भी काफी मौका दिया जाता है। तो अगर आपका रिश्ते के प्रति मजबूत कर्म ऋण है, तो आप पाएंगे कि जो ज्यादातर चुनौतियां आपको मिलती हैं या जिनसे आप गुजरते हैं, उनकी जड़ आपके व्यवहार के आकार, प्रक्रिया और उस दशा में है जिसमें आप पैदा हुए हैं। अगर आपको काम पर चुनौतियां झेलनी हैं, तो आप पाएंगे कि जो चुनौतियां या मुद्दे आपको अपने करियर और काम में सामना कर रहे हैं, उनकी जड़ उस दशा में है जिसमें आप पैदा हुए और उसने आपके विचारों, आपके रवैये और आपके व्यवहार को कैसे आकार दिया। अगर आपको अपनी संतानों के मामले में एक खास नतीजा चाहिए, तो आप पाएंगे कि आपके जो सिद्धांत और मूल्य हैं, वो व्यवहार, जिस तरीके से आप अपनी संतानों से निपटते हैं, उसका बहुत गहरा नाता इस बात से है कि आप बचपन में कैसे बड़े हुए, आप किस माहौल में बड़े हुए। आपने उन मूल्यों को माहौल से, दशा स्वामी से, अपने कर्म से अपनाया और आप उनका इस्तेमाल अपनी संतानों से निपटने के लिए करेंगे और उस तरह के पिता या माँ बनेंगे। अगर आपको कुछ कर्म जीना है, तो दशा स्वामी उसमें योगदान दे रहा है। अगर आपको रिश्ते में एक खास तरीके से जीना है, तो दशा स्वामी आपके व्यवहार और आपकी जिंदगी की घटनाओं को आकार दे रहा है। और अगर आपको भौतिक रूप से सफल होने या आध्यात्मिक रूप से सफल होने का एक खास तरीका जीना है, तो फिर से दशा स्वामी आपके कर्म के ऊपर और उससे परे परतें डाल रहा है और आप अपने फैसलों के अनुसार अपनी जिंदगी को कैसे सामने लाएंगे। तो मेरे दोस्तों, अपनी कुंडली में देखिए, समझिए कि आप किस दशा में पैदा हुए हैं और दशा स्वामी ने आपके व्यवहार, आपके सिद्धांतों और मूल्यों, आपके चुनावों को आकार देने में कैसे योगदान दिया है और वो कैसे आपको वो गलतियां करने पर मजबूर कर रहा है और वो आपको बिना जबरदस्ती की गलतियां करने या उन्हें कम करने का क्या मौका दे रहा है, ताकि आप डिफॉल्ट नजरिए से एक अलग कर्म निभा सकें, मगर अपनी जिंदगी को एक खास तरीके से डिजाइन कर सकें, क्योंकि आपको अच्छा कर्म जोड़ने और बुरा कर्म गिराने का काफी मौका दिया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और एक बेहतर जिंदगी जिए। अब जब आप समझ गए कि आप एक खास दशा में क्यों पैदा हुए हैं, और अगर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श चाहते हैं, तो कृपया मुझसे नीचे दिए गए लिंक्स पर संपर्क करें। फिर किसी और वक्त किसी और वीडियो के साथ, ये है आपका दोस्त और गाइड इरफान, साइनिंग ऑफ। नमस्कार।